हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ एक टॉपिक ना होकर दो तीन चीज़ें हैं, जैसा आप देख रहे हैं, फॉग, क्लाउड एंड परसिपिटेशन। ठीक है, यानी कि कोहरा, बादल, परसिपिटेशन। परसिपिटेशन का मतलब वर्षा नहीं, वर्षण होता है। वर्षण। अब आप कहेंगे कि ये वर्षा और वर्षण में क्या अंतर है, परसिपिटेशन और रेनफॉल, यानी कि इन दोनों बातों में क्या अंतर है, ये आपको धीरे धीरे करके अभी समझ में आएगा लेक्चर में। पहले हम फॉग और क्लाउड में डिफरेंस समझेंगे और फिर उसके बाद हम परसिपिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये तीनों ही चीज़ें, चाहे फॉग हो, क्लाउड हो या परसिपिटेशन, ये कंडेंसेशन यानी कि संघनन के अलग अलग रूप हैं। संघनन के ये अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आप कह सकते हैं। संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब है, मान लीजिए कि ये एक वाटर बॉडी है हमारे सामने। हमारे पास एक वाटर बॉडी है, जल भाग है, इसमें पानी है। ठीक है, ये एक समुद्र हो सकता है, ये एक नदी हो सकती है, या फिर ये एक झील, लेक हो सकती है, ये कोई भी एक वाटर बॉडी हो सकती है। ठीक है, इस वाटर बॉडी में सूर्य के तापमान की वजह से ये जो सूर्य की ऊर्जा है इस वाटर बॉडी में ट्रांसफर हुई, जिसकी वजह से इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से अब सूर्य की एनर्जी इस वाटर बॉडी में ट्रांसफर हुई, जिसकी वजह से ये गर्म होगा। पानी गर्म होने की वजह से ये हल्का होगा और हवा के साथ बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म जल की बूंदें हवा के साथ गर्म होकर अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, ये लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जल भाग है, ये वाटर बॉडी है, तो इसमें नमी, जाहिर सी बात है नमी ये है, तो इस नमी, ये नमी हवा के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जब जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठते चले जाएगी, वायुमंडल में ये हवा जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। ये आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको कहते हैं तापमान के सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? जैसे जैसे हम सरफेस से ऊंचाई में जाते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर की दर से इस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर सरफेस पर टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है तो 1000 मीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हुआ। तापमान कम होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं हवा के, जिनमें नमी है, जिनमें ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये एक साथ पास पास इकट्ठा होना शुरू होंगी। ठीक है, और जब ये एक साथ बहुत सारी, असंख्य संख्या में बहुत सारी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो इस इकट्ठा होने की प्रक्रिया को, इस एक साथ आने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं इसको? संघनन या कंडेंसेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, यही संघनन के रूप हैं। संघनन के अलग अलग रूप होते हैं जो हमें नजर आते हैं। ये बादल के रूप में भी हमें नजर आ सकता है, ये कोहरे के रूप में भी हमें नजर आ सकता है, ये एटमॉस्फेयर में जितने भी प्रकार के, ये मान लीजिए कि क्लाउड है, वाटर वेपर है, और साथ ही जो बर्फ है, सॉलिड फॉर्म भी होता है कंडेंसेशन का, बर्फ का ही वो रूप है। जब ये बहुत स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा पास आने के बाद कठोर हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में। तो इनसे होता है स्नोफॉल। ठीक है,
और जो ओलावृष्टि होती है, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होती है ना, कभी कभी ओले गिरने लगते हैं आसमान से, वो भी कंडेंसेशन का ही एक रूप है। ये सभी कंडेंसेशन के रूप हैं, लेकिन अलग अलग रूप हैं। कंडेंसेशन मेनली दो तरीकों से हो सकता है मुख्य रूप से। अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर प्लस में होगा कंडेंसेशन, आप जानते हैं कि इस तरफ राइट हैंड साइड में प्लस होगा, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस। अगर कंडेंसेशन टेम्परेचर प्लस में होता है तो ये संघनन का रूप या कंडेंसेशन का रूप हमें लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में नजर आएगा। जैसे ओस गिरती है सर्दियों में, अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं वैसे वैसे ओस गिरेगी। तो क्या ओस ठोस होती है कि तरल होती है? तरल होती है ना, लिक्विड। तो ये कंडेंसेशन का लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ 0 से ज़्यादा है, 20-30 डिग्री नहीं होगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, जिस वजह से कंडेंसेशन या संघनन का रूप हमें तरल अवस्था में नजर आता है। इस तरफ तरल अवस्था में नजर आएगा। लेकिन अगर कंडेंसेशन बहुत ही कम टेम्परेचर पर हो, माइनस में, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, या माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, अगर कंडेंसेशन इस रूप में हो या संघनन इस रूप में हो, माइनस में हो, तो ये हमें ठोस अवस्था में या सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा। अब ठोस अवस्था क्या होती है संघनन की या कंडेंसेशन की? जैसे ओलावृष्टि हो गई, जैसे स्नोफॉल हो गया, तो ये क्या है? ये ठोस रूप है। और इनका ही गैसियस रूप भी होता है। संघनन का ही गैसियस रूप भी है। वो गैसियस या गैसीय रूप क्या है? फॉग और क्लाउड। क्या क्लाउड या फॉग, अभी मौसम आएगा कोहरे का, क्या ये तरल है? ये तरल भी नहीं है। क्या ये लिक्विड है? सॉरी, यानी कि लिक्विड और या सॉलिड, इन दोनों में से ये कुछ नहीं है, ये गैसीय रूप है। समझ रहे बात? तो यही चीज़ हमें अब डिफरेंस क्लियर करने में आसानी होगी कि हम फॉग और क्लाउड को समझ रहे हैं। तो ये कंडेंसेशन के अलग अलग रूप हैं। प्रेसिपिटेशन को भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहले फॉग और क्लाउड में, फॉग जो है वो ग्राउंड सरफेस के पास होते हैं। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ, इस चार्ट, मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए, यहाँ से भी देख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी आपके लिए। देखिए, फॉग क्या है? सबसे पहली बात, कोहरा। और आप कोहरा जब कहते हैं ना, तो अब सर्दियों का मौसम आ रहा धीरे धीरे, उसको ध्यान में रखिए। और बादल भी आप रोज ही देखते हैं, तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, खेल है। वैसे भी अगर जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमारे आसपास दिखाई देती। फिजिकल ज्योग्राफी क्या? ज्योग्राफी हमारे आसपास है, अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फॉग ग्राउंड सरफेस के पास होता है। कभी आपने ये सुना है कि वो देखो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो कोहरा नजर आ रहा है? कोहरा सरफेस पर होता है, और बादल ऊंचाई पर होते हैं, ये क्लाउड ऊंचाई पर होते हैं। अब इनकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोहरा रात में लगता है, और जैसे जैसे सुबह होती है ना, वैसे वैसे कोहरा खत्म होने लगता है। ये बात आपने देखी हुई है। अब सर्दियों का मौसम है, रात के समय पर कोहरा लगना शुरू हो जाएगा। अभी रात में ही क्यों लगता है, सुबह को क्यों खत्म होता है? इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है? देखिए, होता यह है कि रात में इस सरफेस का टेम्परेचर, हम इस सतह पर रहते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये पहले हम इस तरह से बनाया करते थे ना घर। मान लीजिए हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक, और सर्दियों का मौसम है, अभी सूर्य देवता तो नहीं है, लेकिन पृथ्वी के सरफेस से आउटगोइंग रेडिएशन तो लगातार जारी है ना, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जारी है, लगातार रेडिएशन बाहर जा रहा है, तो ये सरफेस ठंडा होगा। और सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, 13 घंटे की रातें होती हैं, 13.5 घंटे की रातें होती हैं लंबी, जिसकी वजह से लगातार काफ़ी देर तक ये रेडिएशन जाता रहेगा, सरफेस ठंडा होता रहेगा। सरफेस ठंडा होने की वजह से इसके आसपास की जो हवा है वो भी ठंडी होगी। अगर वो हवा ठंडी होगी तो इसमें संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। तो जो बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमें नज़र आने लगेंगी फॉग के रूप में, लेकिन बहुत ज़्यादा कंडेंस भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए थोड़ा दूर दूर नज़र आते हैं। कोहरा बहुत ज़्यादा भी हो तो भी वो क्लाउड की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एक लिमिट है सरफेस के पास,
ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत लो भी नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस पर कोहरा इस तरह से लगता है जब हवा ठंडी होगी सरफेस की। और जब सुबह होती है तो आप देखिए सूर्य भगवान आ गए, तो सूर्य के आने की वजह से ये सरफेस अब गर्म होगा, इसको एनर्जी प्राप्त होगी। जब ये गर्म होगा तो यहाँ का टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, फिर हमें कंडेंसेशन नज़र नहीं आएगा। इसलिए सुबह होते होते कोहरा हटने लगता है, रात के समय पर कोहरा नज़र आता है, ये इसका कारण है। ठीक है, और जो क्लाउड है, ये क्लाउड हमें दिन के समय पर भी नज़र आ सकते हैं, रात के समय पर भी नज़र आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉग स्पेशली बहुत क्या होते हैं, फॉग इज स्पेशल टाइप ऑफ थिन क्लाउड, बहुत माइक्रोस्कोपिक इसमें वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, ये हमने देखा भी है, ये फॉग होता है, कोहरा होता है। लेकिन क्लाउड वहीं पर बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होने की वजह से, संघनन की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होने की वजह से वाटर वेपर बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के पास, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी कि जल नाभिक, जल नाभिक क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, तो उस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये जो नमी है ये इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, बादल तभी बनता है या कोहरा हमें तभी नज़र आएगा जब एटमॉस्फेयर में छोटा सा कोई डस्ट पार्टिकल होगा, उस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ नमी इकट्ठा होती है, तब वो विजिबल होती है। ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ ऊपर आसमान में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें विजिबल होगा, नज़र आएगा। ठीक है, और कंडेंसेशन इतना ज़्यादा होता है कि सभी पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं, संघनन बहुत तेज़ी से होता है, तब बनता है क्लाउड। ये इसका एक और दोनों में डिफरेंस है। फॉग क्या है, ये सस्पेंडेड है एयर में, ग्राउंड सरफेस के पास, ये शुरू में भी मैंने आपको बताया कि जो फॉग होता है ये हवा में तैर रहे हैं, ऐसे ज़मीन पर नहीं बैठा हुआ है या आसमान में ऊंचा नहीं है, ज़मीन से जुड़ा है लेकिन थोड़ा सा हाइट पर है। ठीक है, ये सरफेस पर रहता है, ग्राउंड सरफेस के पास रहता है, और हवा में तैर रहे हैं इसके वाटर ड्रॉपलेट्स, ये आपने देखा भी है सर्दियों के मौसम में। लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें आइस के पार्टिकल भी होते हैं, ये मिक्सचर भी होते हैं हवा के, नमी में, नमी, पानी, बर्फ, इन सब के मिक्सचर होते हैं क्लाउड्स, और ये ऊंचाई पर होते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर या 2000 मीटर की ऊंचाई पर, कम से कम जो मिनिमम हाइट होती है क्लाउड की 2 से 3 किलोमीटर होती है, 2 ढाई 3 किलोमीटर, ये इतनी ऊंचाई पर मिलते हैं। लेकिन क्लाउड, ये फॉग जो है ये सरफेस पर ही मिलेगा। क्लाउड 2 ढाई किलोमीटर की ऊंचाई से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल सकते हैं, यानी कि 2000 मीटर, 2500 मीटर की ऊंचाई से 10-12 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक क्लाउड्स मिलते हैं। उनको देखेंगे हम अभी कौन कौन से हैं। फॉग की वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब सर्दियों का मौसम है, गाड़ी चलाना ट्रैफिक में आप देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रैफिक उससे स्लो हो जाता है, क्योंकि जब इतना घना कोहरा सामने लगा होगा तो क्या हमें उससे नज़र आएगा, उससे हमें नज़र नहीं आएगा, विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, कम हो जाती है दृश्यता। क्लाउड का इम्पॉर्टेंट रोल विजिबिलिटी में तो नहीं, हीट बजट में होता है। जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस क्लाउड्स का या बादल का। कैसे? आप जानते हैं कि जो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आता है तो ये सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, हम इसको समझें, अगर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य से मान लीजिए हमें 100% ऊर्जा मिल रही है, तो इस 100% का 27% ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। आप सोचिए कि 100% में से 27% एनर्जी क्लाउड्स वापस भेज देते हैं, कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं, बाकी आती है सरफेस तक। उसका पूरा एक कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो ये हीट बजट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं। फॉग ये बनता है रेडिएशन की प्रक्रिया से, कंडेंसेशन होगा, गर्म हवा मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी सरफेस के पास, इस तरह से ये बन सकता है। यानी कि विकिरण हुआ, संघनन हुआ,
संघनन के बाद गर्म ठंडी हवा मिलती है, ऐसे भी बन सकता है और सरफेस के पास मिलेगा। ठीक है। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? रिफ्लेक्ट होने से, एब्जॉर्ब होने से, डिफ्यूज होने से सम पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इस तरह से ही बनता है। हालांकि दोनों में कुछ सिमिलर बातें होती हैं, जैसे क्लाउड भी हवा के अंदर जो भी नमी होगी, नमी की मात्रा जब संघनन होगी, संघनन से फिर बादल बनेंगे, तो इनमें संघनन होता है, दोनों में ही संघनन होगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों संघनन के ही अलग अलग रूप हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का एक है लेकिन उसके दो पहलू हैं, हेड और टेल, वैसे ये दोनों हैं। इनमें ये एक तो सिमिलर चीज़ है। फॉग जनरली ये हमें इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है, और इसी वजह से जैसे जैसे सुबह होती है, मॉर्निंग आवर्स होते हैं, तो ये धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। लेकिन रेयर कंडीशन होती है, या अगर कभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ जाए तब जाके 11, 12, 1 बजे तक भी कोहरा हो सकता है। जब आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पा रही है, उस केस में कोहरा दोपहर तक भी हो सकता है। लेकिन अगर आसमान में बादल नहीं है, सूर्य की रोशनी बराबर आ सकती है सरफेस पर, तो सुबह के 9 बजे 10 बजे तक कोहरा छट जाता है। देखा है ना आपने? तो ये बादलों की वजह से कंट्रोल हो सकता है। अब यहाँ पर एक शब्द है इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसे हिंदी में कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है। ये क्या होता है? नॉर्मली देखिए क्या है कि सरफेस से अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर घटता है, रिड्यूस होता है, हमने अभी देखा था नहीं। लेकिन जब टेम्परेचर ऊंचाई में जाते हुए डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज हो, घटने की बजाय बढ़ने लग जाए, तो इसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर ऊंचाई में जाते हुए डिक्रीज ना हो बल्कि बढ़े, तो उसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है? तो इसके कई फैक्टर हैं। पहली चीज़, सरफेस हमारा पूरा आइस से कवर्ड है, बर्फ़ से कवर्ड है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कि जो सरफेस है, सरफेस में स्लो मूवमेंट ऑफ एयर है, हवा धीमे धीमे अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट कर रही है। ऊंचाई और मतलब ऊपरमुखी अधोमुखी प्रवाह, हवा का जो मूवमेंट है, संचलन, ये स्लो है। तीसरी चीज़, सर्दियों की लंबी रातें हैं। गर्मियों के मौसम में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर न के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि जल्दी से सुबह ये टेम्परेचर आ जाएगा सूर्य का, गर्मी वैसे भी रहेगी, सरफेस गर्म रहेगा। सरफेस पर कंडेंसेशन तभी नज़र आएगा जब सरफेस ठंडा होगा, और ये कंडेंसेशन का ही रूप है सरफेस पर। तो क्या सरफेस गर्मियों के मौसम में ठंडा होगा पृथ्वी का? नहीं होगा। तो ये हमें कैसे नज़र आएगा? इसीलिए ये फॉग हमें सर्दियों में नज़र आता है। समझ रहे बात? तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का एक कारण सर्दियों का मौसम भी है। सर्दियों का मौसम, लंबी रातें, सरफेस ठंडा, कंडेंसेशन नज़र आएगा, तो ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से होगा। क्लाउड्स ये एब्जॉर्ब करते हैं सम पार्ट ऑफ आउटगोइंग रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और री रेडिएशन भी करते हैं बैक टू द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे देखिए आप, अभी हमने क्लाउड के बारे में देखा था यहाँ पर, इससे समझ में आएगा। हमने अभी ये देखा कि सूर्य से आने वाली किरणें, जिनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये आप जानते हैं, लघु तरंग विकिरण, 27% तो वापस चली जाती है, लेकिन कुछ ये हिस्सा आएगा भी तो ना पृथ्वी के सरफेस पर। 51% एनर्जी पृथ्वी के सरफेस को प्राप्त होती है, 51% एनर्जी पृथ्वी के सरफेस से वापस चली जाती है। फिर बचा क्या? 51 मिला, 51 चला गया। 48% एनर्जी होती है जो ट्रैप रहती है, जो साइकिल में चलती है। पृथ्वी अपने पास कोई उधारी नहीं रखती है। ये हिसाब किताब के मामले में पृथ्वी हमारी बहुत एकदम सही है। 51% एनर्जी ली और 51 ही वापस कर दी, कोई उधार नहीं। लेकिन साइकिल चल रहा है, चक्र में है, व्यवस्था में, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ चक्र में चल रही है एनर्जी, वो 48% एनर्जी होती है। ठीक है। अब इसमें से देखिए, जो एनर्जी सरफेस तक पहुंच गई, पहुंचने के बाद ये सरफेस से टकरा के एनर्जी वापस भी जाएगी। ये एनर्जी आई, देखिए, सरफेस से टकराएगी, टकराकर ये वापस जाती है। ठीक है।
जिसको हम लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहते हैं। इसमें क्लाउड का क्या रोल होता है? पहले तो क्लाउड ने आने नहीं दिया और आ गई है रोशनी अंदर या ऊर्जा पृथ्वी के सरफेस तक आ गई सूर्य की, तो ये वापस पृथ्वी के सरफेस पर भेज देंगे, ये जाने भी नहीं देंगे, ना आने देंगे ना जाने देंगे, अपनी मर्जी चलाते हैं क्लाउड्स, बादल। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कि सरफेस की ऊर्जा जब बादलों से टकराकर वापस सरफेस तक आ जाती है, इसे बोलते हैं री रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन। क्या कहते हैं इसे? री रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन। और इस री रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन की वजह से पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन एक हद तक नेचुरल प्रोसेस में ग्लोबल वार्मिंग हो तो ये ठीक है, लेकिन जब मैन इंड्यूस्ड प्रोसेस की वजह से, मनुष्य की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से, मानव जनित कारणों की वजह से, यानी हम इसमें पृथ्वी का जो पैटर्न है, जो इसका साइकिल है, इसमें छेड़छाड़ करते हैं, गैसेस के कंपोजिशन में हमारी वजह से बदलाव आता है, तब ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए नुकसानदायी हो जाती है। अदरवाइज ये पृथ्वी पर जीवन रहने के लिए, इसका औसत तापमान बने रहने के लिए ठीक है। ठीक है, एक और इसके बाद देखिए फॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये विंटर सीजन में ही नज़र आएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में, जो हमारे कर्क मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर केवल विंटर सीजन में ये हमें नज़र आता है। लेकिन हम 35 डिग्री लैटिट्यूड के बियॉन्ड देखें, उनके पार देखें, 35 डिग्री लैटिट्यूड के पार नॉर्थ में और ऐसे ही साउथ में, तो जाहिर सी बात है उधर मौसम ठंडा होगा, तो ये हमेशा हर सीजन में नज़र आएंगे, हर सीजन में, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा है, इस वजह से। अगला एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉग का। क्लाउड के बारे में इतना ही देखना है। फॉग जो है वाइटिश कलर के होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो शहर में फॉग होता है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से ये फॉग हो जाते हैं येलो और ग्रे कलर के, और कभी कभी इनमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये किस वजह से? स्मोक, डस्ट, फ्लाई ऐश। स्मोक क्या है? स्मोक जो है इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, जिसमें अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, अलग अलग ऑक्साइड होते हैं, जहरीला ऑक्साइड। जब फॉग और स्मोक मिलता है तो ये स्मोक बन जाता है, स्मोक जो कि जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खराब हो सकता है, श्वसन तंत्र इससे हमारा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉग और क्लाउड्स के डिफरेंस हैं। यही सेम चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं, जिनको आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी एक ही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फॉग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से विजिबिलिटी रिड्यूस होती है फॉग की वजह से। ओके, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉग अगर हम करें, वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम हैं, इनके आप नाम ध्यान रखिएगा कि इन्होंने फॉग के क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दो तरह के फॉग हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग। ठीक है, विकिरण कोहरा, ठीक है, कोहरा, और एडवेक्शन, अभिवहन, अभिवहन कोहरा। ये दो तरह के कोहरे होते हैं। रेडिएशन फॉग क्या है? जो हमने नॉर्मली अभी देखा था, जब हवाएं गर्म होती हैं, हल्की होती हैं और ऊपर उठती हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, जब वर्टिकली एयर मूवमेंट की वजह से सरफेस से हवा, एक ऐसी हवा जिसमें नमी है, जिसमें वाटर वेपर है, ठीक है, जलवाष्प है, तो ये हवा जब जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर लेकर उठती है, इसमें कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और ये सरफेस के पास भी ऊपर उठेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, सरफेस से पास ही ये फॉग हमें नज़र आता है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसके अंदर अंदर, इसे फॉग कहते हैं। और ये फॉग रेडिएशन तरीका है। ये तरीका क्या है? रेडिएशन फॉग है। जब इस तरह से फॉग नज़र आता है, सरफेस की हवा ऊपर उठे, थोड़ा सा ही ऊपर उठे और कंडेंसेशन हो और हमें नज़र आए, वो कोहरा रेडिएशन कोहरा है, विकिरण कोहरा है। एडवेक्शन फॉग क्या होता है? जब हवाओं में मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पर वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक तरफ से मान लीजिए कि ये वार्म एयर गई, वार्म एयर मॉइस्ट है, नमी है इसमें, दूसरी तरफ से कोल्ड एयर है, तो वार्म एयर, कोल्ड एयर
दो तरह की हवाएं जब पास में आती हैं तो इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इनमें कंडेंसेशन होने लगता है, और कंडेंसेशन की वजह से फिर ये एक फॉग हमें नज़र आता है। ऐसा तब भी होता है जब दो अलग अलग तरह की जलधाराएं, जैसे मान लीजिए कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड के बीच में, और जो अटलांटिक ओशन है अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है, और उधर आप देखिए नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड की वजह से आ रही है लेब्राडोर और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर ठंडी करंट है, दोनों मिलती हैं, कोहरा नज़र आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कोहरा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से हो, ये कहलाता है एडवेक्शन, अभिवहन कोहरा। असल में जो एडवेक्शन शब्द है या अभिवहन शब्द है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। क्षैतिज रूप से जब एनर्जी ट्रैवल करती है, एनर्जी का मूवमेंट होता है, संचलन होता है क्षैतिज रूप से, उसको एडवेक्शन या अभिवहन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, समझे बात। यही चीज़ अब यहाँ पर भी लिखी गई है एडवेक्शन के बारे में, रेडिएशन फॉग के बारे में। सिंपल सी बात है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्लाउड्स के ऊपर। क्लाउड्स यानी कि बादल, ये क्या है और कितने तरह के बादल होते हैं, क्या क्या बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्लाउड जैसा मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो अब आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि क्लाउड होता क्या है। ये भी कंडेंसेशन का ही रूप है, ऊंचाई पर होता है, कंडेंसेशन की वजह से दिखता है, हीट बजट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस आधार पर हम देखें तो क्लाउड अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, ये आपने नाम सुने भी होंगे। देखिए ये अलग अलग प्रकार के क्लाउड हैं, जिसमें से 10 प्रकार के क्लाउड हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, 1 से लेकर 10 तक। इनको हम देखेंगे। फॉग आप देखिए सरफेस पर है, क्लाउड ऊंचाई पर है, बहुत कम ऊंचाई से बहुत अधिक ऊंचाई तक है। ठीक है, वहाँ देखिए आप, तो ये क्लाउड की ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक, और इनका जाहिर सी बात है फिर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया जाता है और किस बेसिस पे किया गया क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लासिफिकेशन हम इनकी ऊंचाई के अनुसार, इनकी आकृति कैसी, शेप, कलर कैसा है, ट्रांसमिशन या ये लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इन सभी आधारों पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बैप्टिस्ट लेमार्क का जो क्लासिफिकेशन है, ये शुरुआती क्लासिफिकेशन माना जाता है ये क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन में। लेकिन जो लुक हॉवर्ड का क्लासिफिकेशन है, ये नाम आप ध्यान रखना, लुक हॉवर्ड का, ये एक इंग्लिश फार्मासिस्ट नेचुरलिस्ट थे। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लाउड्स के संदर्भ में, जिसकी वजह से हम इन क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इनका क्लासिफिकेशन। 1803 में इन्होंने ये प्रोपाउंड किया था। ठीक है, और इनका जो ये क्लासिफिकेशन है, इसको हम आज भी इस्तेमाल में लेते हैं। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमीशन IMC, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी ने एक सिस्टमैटिक तरीका प्रेजेंट किया, एक सिस्टम फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट क्लाउड टाइप्स इन 1859 में। 1803 में लुक हॉवर्ड का क्लासिफिकेशन, 1895 में ये IMT, इंडियन मेट्रोलॉजिकल कमेटी का क्लासिफिकेशन आया था। और सबसे पहली जो क्लाउड एटलस है, फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाउड एटलस, ये प्रेजेंट की गई थी नेक्स्ट ईयर ही 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही ये पहली क्लाउड एटलस हुआ थी उस समय पर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने फिर इसके बाद ये इंटरनेशनल क्लाउड एटलस पब्लिश कराया। ठीक है, और यहाँ पर हमें अब एक एक करके देखना है। लुक हॉवर्ड का क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 तरह के क्लाउड बताए ऊंचाई के अनुसार। वो 3 तरह के क्लाउड कौन कौन से हैं? पहला है स्ट्रेटस क्लाउड, दूसरा है क्यूमुलस क्लाउड, और तीसरा है सीरस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है? स्ट्रेटस क्लाउड का जो मतलब है, ये लैटिन भाषा के स्ट्रेटम शब्द से लिया गया है। स्ट्रेटम जिसका मतलब लेयर्स होता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि ये किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से।
जिसका मतलब लेयर्स होता है। तो ये वो क्लाउड हैं जो लगभग इस तरह से लेयर्स में नजर आएंगे, गोलाकार रूप में नहीं, लेयर्स में ये नजर आएंगे। क्यूमुलस, क्यूमुलस वो क्लाउड है जिनको हिंदी में कहते हैं कपासी बादल। वैसे हिंदी में याद रखिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो क्यूमुलस क्लाउड हैं ये भी लैटिन भाषा के शब्द से लिए गए हैं, जिनका मतलब होता है पाइल। पाइल मतलब जत्था, जो काफ़ी ढेर के रूप में नज़र आते हैं, कॉलीफ्लावर के रूप में या टावर के रूप में, ठीक है, जिनकी ऊंचाई ऊपर से थोड़ा ज़्यादा होती है, ऐसे क्लाउड होते हैं। सीरस क्लाउड होते हैं, ये भी लैटिन भाषा के शब्द से सीरस, जिसका मतलब हेयर, बालों की तरह ये लहराते हुए नज़र आते हैं। वाइट क्लाउड होते हैं अलग अलग तरह के, फेदर की तरह, ऊन की तरह ऐसे नज़र आते हैं। ये लुक होवर्ड का क्लासिफिकेशन है। इन्हीं को हम और समझें तो इनमें देखिए हाई क्लाउड होते हैं, मिडिल क्लाउड होते हैं, लो क्लाउड होते हैं, ठीक है। अब किसकी ऊंचाई कितनी होती है किस क्षेत्र में, पोलर रीजन में, टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, ऐसे ही सब में है, पोलर, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना कि ये हाई क्लाउड वाले क्लाउड हैं, ये मिडिल क्लाउड हैं और ये लो क्लाउड हैं, ठीक है। इनका सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए, सरफेस से लेकर ऊंचाई तक करेक्ट सीक्वेंस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊंचे देखिए सीरस क्लाउड, सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस, सीरोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये इंग्लिश में इनका नाम है। आप चाहें तो इनको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, लेकिन हिंदी में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चॉइस आपकी है, आप याद रख सकते हैं। पक्षाप, पक्षाप स्तरी, पक्षाप कपासी, उच्च स्तरी, उच्च कपासी, वर्षा स्तरी, फिर स्तर कपासी, स्तरी बादल कपासी और कपासी वर्षा, ठीक है। किसका मीनिंग क्या है वो आप अंग्रेजी में आगे भी देख सकते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, इनका हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते चलेंगे कि किस क्लाउड का क्या खास बात है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला है ये सीरस क्लाउड। कैसा नज़र आ रहा है सीरस क्लाउड, हेयर, बालों की तरह नज़र आ रहा है, लहराते हुए, और सबसे ऊंचाई में है। इसकी ये खास बात है, सीरस क्लाउड जो हैं ये सिल्की हेयर की तरह नज़र आते हैं, लहराते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर होंगे। टिनी आइस क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स इनमें होते हैं। जब आसमान में बहुत ऊंचाई में बादल दिखते हैं, आप कभी देखना भी अब इस क्लास के बाद, जब आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहुत छोटे छोटे बादल हेयर की तरह ऐसे नज़र आते हैं, इसका मतलब है कि ये साफ़ मौसम है, मौसम अभी बारिश नहीं होगी, मौसम साफ़ है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, सनराइज सनसेट के समय पर काफ़ी ब्रिलियंट, काफ़ी चमकदार नज़र आते हैं। ऊंचाई आप इनकी देखिए, ये है पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में ऊंचाई भी आप देख सकते हैं। ये इनकी खास बातें हैं, साफ मौसम के संकेतक होते हैं, इसका मतलब बारिश अभी नहीं है। सीरोक्यूमुलस क्लाउड है, सीरोक्यूमुलस, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ये देखिए, ये है सीरोक्यूमुलस। ग्लोबुलर फॉर्म में दिख रहे हैं ना, इस तरह से गोलाकार भी हैं, पैचेस में है। ये सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स की खास बात है। इसमें क्या है, ये वाइट कलर के होते हैं और लेयर्स में होते हैं, सीरी फॉर्म या पैचेस में, छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, ग्लोबुलर फॉर्म में ये होते हैं, ठीक है। और वेव के पैचेस होते हैं, मतलब वेव तो हैं लेकिन वो वेव्स बिल्कुल बालों की तरह लहरदार नहीं है, ग्लोबुलर है, पैचेस हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत कॉमन क्लाउड होंगे ऐसा नहीं है। जैसे डेजर्ट एरिया में रिपल मार्क्स होते हैं ना, पानी के या हवा के मार्क्स होते हैं, वैसे ही ये भी होते हैं, रिपल्स की तरह होते हैं। फिर आते हैं सीरोस्ट्रेटस, जो सबसे ऊंचाई वाले क्लाउड हैं उनमें ये सबसे निचले हैं। सीरस क्लाउड में सीरोस्ट्रेटस सबसे निचले क्लाउड होते हैं। ये आप देखिए, ये कैसा आपको नज़र आ रहा है, ये हेयर की तरह लहराते हुए, ये ग्लोबुलर फॉर्म में है और ये फ्लैट रूप में और इस तरह से नज़र आएगा, ठीक। सीरोस्ट्रेटस को कहते हैं। वाइट कलर है और मिल्की थिनी शीट के रूप में, जैसे एक शीट होती है, पतली परत होती है, परत के रूप में ये नज़र आते हैं। ये लहरदार नुमा है, ये ग्लोबुलर हैं और ये शीट के रूप में, परत के रूप में नज़र आते हैं, ठीक है।
और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ जो हॉलो क्रिएट होता है, हॉलो को कहते हैं प्रभामंडल, प्रभामंडल या आभा मंडल भी आप कह सकते हैं। कभी कभी आपने देखा चंद्रमा के चारों तरफ एक रिंग क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, तो वो इन क्लाउड्स की वजह से ही होता है। तो सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ जो हॉलो क्रिएट होता है वो सीरो स्टेटस क्लाउड्स की वजह से होता है। ये इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम में ये पूछा भी गया है सवाल। सूर्य चंद्रमा ऐसा नहीं कि इनविजिबल होंगे इनकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इस वजह से सूर्य चंद्रमा दिखता है, विजिबल होता है, हॉलो क्रिएट होता है इनसे, ये इनकी सबसे खास बात है। ठीक है, फिर आता है ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, इसकी क्या खास बात है, पहले हम यहाँ देखते हैं। ऑल्टो स्ट्रेटस, ये देखिए, ये भी शीट के रूप में, शीट तो नहीं है, शीट से थोड़ा ज़्यादा इसकी थिकनेस है, ऊंचाई कम है और थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन है शीट के रूप में, जैसे सीरो स्ट्रेटस वैसे ऑल्टो स्ट्रेटस है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, शीट है, ग्रे ब्लू कलर का होगा और फाइब्रस या यूनिफॉर्म इसकी अपीयरेंस होती है। इसके अलावा इससे हालो क्रिएट नहीं होगा, डू नॉट फॉर्म हालो अराउंड सन एंड मून, इनसे नहीं होता है, सीरो स्ट्रेटस से होता है। ये इनकी खास बात है। ठीक है, ये पूरे आसमान में बहुत स्मूथली, बहुत यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये इनकी खास बात है। इसके अलावा जब ये ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड मौसम में छाए रहते हैं तो इसका मतलब है कि बारिश या प्रेसिपिटेशन लगातार होगी, कंटिन्यू प्रेसिपिटेशन होगी, या तो वो बहुत हल्की फुल्की रेनफॉल जिसको ड्रिजल बोलते हैं, ये ड्रिजल के रूप में भी हो सकते हैं हल्की फुल्की रेनफॉल इनकी वजह से, या स्नोफॉल भी हो सकता है, बर्फबारी भी हो सकती है। ये ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स की खास बात है। फिर आता है ऑल्टो क्यूमुलस। तो ऑल्टो क्यूमुलस आप देखिए, ये है, जैसे यहाँ पर आप देखिए सीरो क्यूमुलस थे वैसे ही ऑल्टो क्यूमुलस है, जैसे सीरो स्टेटस थे वैसे ही सीरो स्टेटस ऑल्टो स्टेटस है। अब वैसे ही ये ऑल्टो क्यूमुलस आ गए गोलाकार रूप में, लेकिन ऊंचाई कम है, पैचेस थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। ये इनमें एक सिमिलर क्वालिटी है, सीरो क्यूमुलस ऑल्टो क्यूमुलस, पैचेस हैं या आकार यहाँ पर बड़ा है, ये इनकी खास बात है। तो ऑल्टो क्यूमुलस में वेव लेयर ग्लोबुलर फॉर्म है। क्यूमुलस क्यूमुलस क्लाउड एक जैसे हैं, स्टेटस स्टेटस क्लाउड एक जैसे हैं, ये कॉमन बात है जो आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी, जिससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। ग्रुप में मिलेंगे, लाइन में मिलेंगे, वेव के रूप में मिलेंगे, अलग अलग जियोमेट्रिकल पैटर्न हो सकते हैं, गोलाकार, अर्धगोलाकार, इस तरह से, और अलग अलग शेप में ये मिल सकता है। ठीक है, ये क्लाउड जो है आकार में बड़े होते हैं, तो ये एक जैसे ऊन का ढेर होता है, वुल पैक होते हैं, इस तरह के क्लाउड इनको कह सकते हैं। इनको शीप क्लाउड, वुल पैक क्लाउड आदि आदि नामों से पुकारते हैं। वाइट और ग्रे कलर के ये होंगे, ऊंचाई कम है, वाइट कलर के, ग्रे कलर के भी ये नजर आते हैं। ठीक है, अब आता है निम्बो स्टेटस क्लाउड। निम्बो स्टेटस क्लाउड क्या है, देखिए आप, निम्बो स्टेटस, ये देखिए, ये है निम्बो स्टेटस, सरफेस के पास है, बाकी की तुलना में काफ़ी नीचे हैं, आकार काफ़ी बड़ा है इनका, ये होते हैं निम्बो स्टेटस क्लाउड। इसके बारे में जो खास बात है, कलर डार्क होगा, कॉम्पैक्ट होंगे, थिक होंगे, छोटे मोटे क्लाउड नहीं है, बड़े थिक क्लाउड होते हैं, कई 100 मीटर के ये हो सकते हैं, इतने बड़े होंगे। जब आसमान में निम्बो स्टेटस क्लाउड छाए होंगे तो इसका मतलब है मौसम डार्क हो जाएगा, आसमान डार्क हो जाएगा, काला मौसम हो जाएगा, अब हमें समझ में आएगा कि बारिश आने वाली है। तो ये ऐसे क्लाउड होते हैं, लगातार इनसे प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। निम्बस क्लाउड होता है जिसका मतलब रेन स्टॉर्म है, ये वर्षा के तूफान होते हैं, इन निम्बो स्टेटस क्लाउड का मतलब ये है। जाहिर सी बात है, अगर मौसम बिल्कुल डार्क हो चुका है तो बारिश आने वाली है, वर्षा के तूफान ये कहे जाते हैं। रेनफॉल इनसे होता है, हेल स्टॉर्म इनसे होता है, स्लीट इनसे होती है, और लेकिन लाइटनिंग इनसे बहुत ज़्यादा नहीं होगी, नॉट अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म या हेल स्टॉर्म। इनसे रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, स्लीट होती है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस, जिसमें स्ट्रेटो और क्यूमुलो दो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखिए आप,
थोड़ा सा लेयर के रूप में भी हैं और ग्लोबुलर फॉर्म में भी हैं। तो स्ट्रेटस और क्यूमुलस दो के कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटोक्यूमुलस में मिलते हैं। ऊंचाई कम है, स्ट्रेटो और क्यूमुलस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ग्रे वाइट कलर के होंगे। ठीक है, पैचेस में भी मिलेंगे, लेयर में भी मिलेंगे। ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर के बीच में होगी। ग्लोबुलर फॉर्म में भी मिलेंगे, रोल्स के रूप में भी मिलेंगे, गोलाकार रूप में, जनरली एक वेव में लाइन के रूप में होते हैं। और इसका मतलब है कि मौसम साफ है। अगर स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड मौसम में है तो मौसम साफ के संकेतक ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरीय बादल, स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड अगर हम यहाँ देखें इमेज से तो आपको समझ में आएगा कौन से क्लाउड थे। स्ट्रेटस क्लाउड ये देखिए, सरफेस के पास है, कलर काफी डार्क है और लेयर के रूप में है। दिखा आपको, वो देखिए 7 नंबर पर, यहाँ ये लेयर के रूप में है, डार्क कलर के हैं और सरफेस के पास है। इनको स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। डार्क ग्रे कलर है, यूनिफॉर्म लेयर होती है, इनकी कई सारी लेयर्स हैं। इनकी वजह से देखिए बारिश होती है, स्नोफॉल भी होता है, और इनको हम अनिम्बो स्ट्रेटस क्लाउड भी कह सकते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड अनिम्बो स्ट्रेटस क्लाउड एज रेफर्ड अप टू अबव। ठीक, क्यूमुलस क्लाउड होता है, क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड को भी एक बार देखिए आप, ये देखिए क्यूमुलस क्लाउड है, पैचेस में है, लेकिन ये पैचेस इनके बड़े हैं, ग्लोबुलर हैं, गोलाकार रूप में है। तो ये क्यूमुलस क्लाउड है इनके। क्यूमुलस क्लाउड की खास बात क्या होती है, ये बहुत डेंस होते हैं, बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं, डोम शेप में होते हैं, जिनका फ्लैट बेस होगा, बेस इनका फ्लैट होता है और काफ़ी ऊन के ढेर की तरह नज़र आते हैं। फेयर वेदर इनसे होता है, मौसम साफ होता है। और लास्ट में आते हैं क्यूमुलोनिम्बस। जैसे इनका नाम है बड़ा, वैसे ही ये ह्यूज टावर जैसे बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इनमें सबसे बड़ा क्लाउड अगर आपको कोई दिख रहा है वो यही है, क्यूमुलोनिम्बस। देखिए आप कितना बड़ा क्लाउड है, कितना ह्यूज क्लाउड है। जब मौसम में ये छाए होते हैं तो इसका मतलब है कि जिस मौसम में ये छा गए, जिस जगह पर ये छा गए, बहुत झमाझम बारिश होगी, हैवी रेनफॉल होगा, इससे हेल स्टॉर्म भी होगा, थंडर स्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगी, और इनसे हर तरह के वेदर फिनोमिना होता है रेनफॉल से संबंधित। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। ठीक है, इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखना। देखिए थंडर स्टॉर्म इनसे आते हैं, हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है, माउंटेन या ह्यूज टावर जैसे नज़र आते हैं, लाइटनिंग, थंडरिंग, गस्टी विंड यानी धूल भरी आंधी, ये सभी इनकी खास बातें हैं। ठीक है, इनसे कभी कभी ऐसी बारिश भी होती है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ गर्म है वातावरण, सरफेस बहुत गर्म है, हल्की फुल्की अगर बारिश हुई तो वो सरफेस पर पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो गई, ऐसी बारिश को वर्गा कहते हैं। ये मतलब बारिश की बूंदें जल सरफेस पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हुई और इवेपोरेट हो गई। ठीक है, तो वो वर्गा कहलाता है। ऐसा भी होता है, इनकी वजह से ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब लिक्विड सॉलिड गैस। देखिए जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, कंडेंसेशन के रूप, कंडेंसेशन के रूप लिक्विड रूप में भी हो सकता है, पानी यानी रेनफॉल, सॉलिड में भी हो सकता है स्नोफॉल यानी बर्फबारी और ओलावृष्टि, और गैसियस रूप में भी हो सकता है कोहरा बादल। वो सब कंडेंसेशन के अलग अलग रूप हैं, लेकिन कंडेंसेशन के इन अलग अलग रूपों को एक शब्द में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षण, और वर्षण का मतलब लिक्विड सॉलिड गैस जो होता है कंडेंसेशन का, उसको वर्षण कहते हैं। लिक्विड रूप में रेनफॉल, सॉलिड रूप में स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, और गैसियस रूप में क्लाउड और फॉग। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन से संबंधित आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो थ्योरीज के नाम याद रखने हैं। ठीक है, दो थ्योरीज के आपको नाम ध्यान रखने हैं, जिनमें से जो पहली थ्योरी है ये आप देखिए, इनमें से पहली थ्योरी क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी। क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी, जिसको बर्गरान थ्योरी या क्रिस्टल थ्योरी भी कहते हैं, बर्गरान ने दी है 1933 में। बस ये ध्यान रखना किसने दी है। ठीक है, इसके अलावा कोलाइजन और कोलेशेशन थ्योरी है, ये बोवेन के द्वारा दी है। बस नाम ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं करना है।
रेनफॉल अगर होता है तो रेनफॉल 3 तरीके से हो सकता है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफी, साइक्लोनिक या फ्रंटल। संवहनीय वर्षा हो सकती है इस तरह से, कन्वेंशनल रेनफॉल भी इसको बोलते हैं, संवहनीय वर्षा, हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा। अगर किसी माउंटेन के ऊपर हवा चढ़ती है, ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, लेकिन उस साइड, जिस साइड हवा अपलिफ्ट हुई है, इसको बोलते हैं रेन विंडवर्ड स्लोप या रेन फेड एरिया। विंडवर्ड स्लोप ये है, और लीवर्ड स्लोप कौन सा होता है, जहां से हवा नीचे उतरती है। चिनूक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ से हवा नीचे उतरती है वहां बारिश नहीं होती, जिस तरफ से चढ़ती है वहां से बारिश होती है। तो ये रेन शेडो रीजन है, या रेन फेड एरिया है। ये है ओरोग्राफिक या माउंटेनियस रेनफॉल। जब हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा फ्रंट की वजह से होती है, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, इस तरह से अगर रेनफॉल होगी तो ये फ्रंटल रेनफॉल है, वाताग्री वर्षा है। और मनुष्य की वजह से, जब हम मान लीजिए हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं बारिश के लिए, तो वो आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है, मैन इंड्यूस्ड रेनफॉल होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए किस लैटिट्यूड के पास किस तरह की रेनफॉल होती है, ये मैंने आपके बोनस के लिए यहाँ पर लगा दिया है। 7 to 7 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ के बीच में रेन थ्रू आउट द ईयर होती है। 7 to 16 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ दोनों में होगा ऐसा, समर रेनफॉल, विंटर ड्राई। फिर आप देखिए 16 to 20 डिग्री लाइट समर रेनफॉल, 20 to 30 डिग्री ऑल सीजन ड्राई मिनिमम रेनफॉल, 30 to 35 लाइट विंटर रेनफॉल। ठीक है, और 35 to 45 समर ड्राई, विंटर में रेनफॉल होगी। 40 to 70 डिग्री समर में ऑल सीजन रेन, मैक्सिमम समर सीजन में रेनफॉल। 70 to 90 में मोस्टली स्नोफॉल के रूप में होगा, ऑल सीजन स्कैंटी प्रेसिपिटेशन रहता है, स्नोफॉल ही होता है ज़्यादा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ये चैप्टर हो चुका है यहीं पर समाप्त। उम्मीद है आपको ये क्लाउड फॉग का जो चैप्टर है क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।